तो हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका विषय है बाल मनोविज्ञान। इसमें बच्चों के मन से संबंधित, उनकी जो मानसिक स्थिति होती है उनसे संबंधित चीज़ें होती है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसमें हम करेंगे बाल काल के महत्व, यानी कि बचपन के महत्व क्या है, उसका परिभाषा क्या होती है, विषय विस्तार और अध्ययन विधियों का व्यापक, यानी कि बाल मनोविज्ञान का जो विषय है उसका अध्ययन करने की जो विधियां हैं उनको हम विस्तार में पढ़ेंगे। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि इस लेक्चर के दौरान आप पूरी तरह से अटेंटिव रहें, एक्टिव रहें, अलर्ट रहें, जिससे आपको इस विषय की, इस कंसेप्ट की एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो और इस वीडियो लेक्चर का आप पूरी तरह से लाभ ले सकें। इसके साथ हम देखते हैं अगली स्लाइड, जिसमें है बाल मनोविज्ञान एक व्यापक परिचय। बाल मनोविज्ञान से हम परिचय करते हैं कि ये विषय क्या है और इसमें क्या हम पढ़ते हैं। तो प्राचीन काल से ही विद्वानों ने बाल काल के महत्व को स्वीकार किया है। बाल्यकाल हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण काल होता है चरित्र निर्माण के लिए, और प्राचीन काल के विद्वान भी इसको स्वीकार करते हैं। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित कर दिया है कि हमारे जीवन की सफलता तथा असफलता बाल जीवन के निर्माण पर ही निर्भर होती है। आधुनिक यानी कि जो नए ज़माने के, अभी के जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी विधियों के आधार पर, अपने प्रयोगों के आधार पर यह साबित की है ये बात। तो यह अध्याय बाल जीवन को मानव व्यक्ति की आधारशिला के रूप में, मानव व्यक्तित्व की आधारशिला के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी कि जो व्यक्ति का जो जीवन है उसकी आधारशिला, यानी कि उसकी जो नींव है, वो मानव का बचपन होता है। इसका लक्ष्य बच्चों के व्यवहार को वैज्ञानिक पद्धतियों से समझकर उन्हें नियंत्रित, मार्गोपदेशित और भविष्योन्मुखी बनाना है, ताकि वे एक सफल सामाजिक प्राणी बन सकें। ठीक है। तो अगर बचपन ही जीवन की सफलता, असफलता, कामयाबी, इन सब की नींव रखता है, तो क्यों ना इसका सही से अध्ययन किया जाए और इन सब चीज़ों को नियंत्रण में किया जाए कि किसी व्यक्ति का जीवन आगे जा कर के कैसे होने वाला है। तो इसीलिए हम बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। और इस अध्याय में हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो टॉपिक हैं बाल काल का महत्व और उसका दीर्घकालिक प्रभाव। ये हम देख चुके हैं कि बाल काल ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, और लॉन्ग टर्म में, यानी कि आगे जा कर के भविष्य में उसके क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। बाल मनोविज्ञान की सटीक परिभाषा और प्रकृति। बाल मनोविज्ञान जो है एक विषय के रूप में इसकी परिभाषा देखेंगे, वैज्ञानिकों की परिभाषा देखेंगे, और इसकी प्रकृति यानी कि किस प्रकार का विषय है ये हम देखेंगे। विषय का विस्तार और इसके अध्ययन क्षेत्र, ये विषय कितना बड़ा है, इसके अध्ययन क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से बिंदु हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। बाल मनोविज्ञान के मुख्य ध्येय और उद्देश्य क्या है आखिर इतना सब स्टडी करने का, इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने का, वो भी हम जानेंगे। अब विभिन्न अध्ययन विधियों और उनकी उपयोगिता। बाल मनोविज्ञान को ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरीका होगा बाल मनोविज्ञान या बच्चों के मन के बारे में जानने का। बहुत सारी विधियां और बहुत सारे तरीके विकसित हुए होंगे अब तक, तो उनकी अलग अलग उपयोगिता देखेंगे। किस विधि किस चीज़ में ज़्यादा उपयोगी है, किस में कम, किस में क्या बुराई है, क्या कमी है, क्या उसका एक तरह से उसकी अच्छाई और उसकी खासियतें हैं, वो देखेंगे अलग अलग विधियों की। आधुनिक शिक्षा में इसका व्यवहारिक महत्व। आधुनिक शिक्षा यानी कि मॉडर्न टाइम में जो शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है, शिक्षा का जो ढांचा और स्वरूप है, जिससे आज हम जुड़े हुए हैं, आज हम वाकिफ़ हैं, उसमें बाल काल जो है, बाल मनोविज्ञान का यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी का क्या महत्व है वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद बाल काल का महत्व, जो ये पहला टॉपिक है, पहला बिंदु है यहाँ पर, इसको हम अब इन बिंदुओं को हम सबको एक एक करके पूरी डिटेल में समझेंगे। तो बाल काल के महत्व में ये पहली लाइन, जिसको हम पहले से देख चुके हैं, बचपन वह काल है जिसे हम शिक्षण काल, लर्निंग पीरियड कह सकते हैं। हमें पता है छोटे बच्चे, अभी तो जैसे आंगनबाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन अगर प्राचीन समय से भी देखें तो 6 से 7 साल की आयु से लेकर के लगभग वयस्क होने तक बच्चा सीखना जारी रखता है और चीज़ें नई नई सीखता है। और इन सीखने में क्या क्या चीज़ें आती है, इन सीखने में हमें भाषा सीखने को मिलती है, कौशल यानी कि हुनर या स्किल सीखते हैं हम, अलग अलग चीज़ें करना, साइकिल चलाना, दौड़ना, तैरना, ये सब चीज़ें सीखते हैं।
ये भी सीखने के अंतर्गत आती है। आदतें भी होती है, अच्छी बुरी आदतें भी इसी अवधि में सीखी जाती हैं। तो कोरा कागज़ होता है बचपन, जैसे आपको ये मुहावरा आपने सुना होगा। तो इस दौरान हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अब बालकाल का महत्व क्यों है, इसके 3 बिंदु हम देख लेते हैं। व्यक्तित्व की नींव, ठीक है, हमारे व्यवहार संघात, व्यवहार पैटर्न की नींव बचपन में ही पड़ती है। व्यवहार पैटर्न का मतलब है कि कौन व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या बिहेव करेगा। अब मान लो अब एक किसी उदाहरण से हम समझते हैं। एक कमरा है, उसमें 2 व्यक्ति बैठे हैं और अचानक से बिजली चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। तो एक व्यक्ति कुछ और बिहेव करेगा, कुछ अलग व्यवहार करेगा, उसका रिएक्शन कुछ अलग होगा, दूसरे का कुछ अलग होगा। तो ये किस चीज़ पर निर्भर करता है कि उनका बचपन कैसा बीता, किस तरह से। ये हमने एक उदाहरण लिया है, इसी चीज़ पे ज़रूरी नहीं है कि बस एक इसी चीज़ पर हम व्यवहार पैटर्न को पूरा समझ सकते हैं। जो भी हमारे जीवन में हजारों क्रियाएं होती है, घटनाएं होती है, उनको लेकर के दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यवहार किस तरह का होता है, उसी को हम व्यवहार संघात या बिहेवियर पैटर्न कहेंगे, जो जीवन पर्यंत हमारे व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्तित्व निर्णय क्षमता और सामाजिक संयोजन को प्रभावित करते हैं। सामाजिक संयोजन यानी कि समाज में हम किस तरह से एक दूसरे से सामंजस्य करते हैं, वार्तालाप करते हैं, लेन देन करते हैं। समाज में हमारी जो भी एक्टिविटी रहती है उन सबको प्रभावित करता है व्यक्तित्व, हमारा चरित्र या हमारा बिहेवियर। अब कोई ज़्यादा गुस्से वाला होगा तो उसका सामाजिक बिहेवियर कुछ अलग होगा। जो दयालु प्रकृति का व्यक्ति है, थोड़ा मिलनसार है, उसका बिहेवियर अलग होगा। तो ये सब बचपन में ही निर्मित होते हैं। भविष्य उतना ही सुरक्षित रहेगा। यह नींव जितनी मजबूत होगी ना, भविष्य उतना ही सुरक्षित होगा। अब प्राचीन दृष्टिकोण देख लेते हैं कि प्राचीन समय में कैसा सोच थी इस विषय के बारे में। यूनानी दार्शनिक अफलातून, जिसको हम प्लेटो भी कहते हैं, और भारतीय ऋषि मुनियों ने बाल जीवन के स्वरूप पर व्यापक प्रकाश डाला। एक तो प्लेटो ने और भारतीय ऋषि मुनियों ने बाल जीवन पर व्यापक यानी कि अच्छा खासा इन्होंने काम किया, लेख लिखे, पांडुलिपियाँ लिखी और इस पर काम किया, शोध किया। उन्होंने इस तथ्य को पहचाना कि बचपन केवल वयस्कता की प्रतीक्षा का समय नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जवानी है, ज़िंदगी तो जवानी में ही होती है, बचपन तो बस ऐसे ही है कि वेट कर रहे हैं जवान होने का। हालांकि जब हम बच्चे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी बड़े हो जाएं, क्योंकि उसका कारण ये होता है कि हमें जो बड़ों को मिलने वाली सुविधाएं और जो विशेष अधिकार होते हैं, हमें उनकी तरफ आकर्षण रहता है कि हम बड़े हो जाएंगे तो बाइक चलाएंगे, घूमेंगे, पैसे कमाएंगे। ये सब हम बचपन में देख करके प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से, लेकिन ये सच नहीं है कि बचपन सिर्फ प्रतीक्षा का समय है, बल्कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। और हमारे यहाँ तो कहावत भी है कि पूत के पैर पालने में ही दिखाई दे जाते हैं, यानी कि बचपन में जो व्यवहार जैसा करता है उसी प्रकार का व्यक्तित्व उसका आगे जाकर होता है। अब देखते हैं आधुनिक समय में इसकी क्या सोच है इस विषय को लेकर के। हमने देखा कि ये इसकी उपयोगिता क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। उसके बाद हमने देखा कि प्राचीन काल में इसके बारे में क्या सोचा जाता था। और अब हम देखेंगे कि आधुनिक काल यानी कि अब हमारा जो समय चल रहा है 1950 से लेकर के आज तक का समय जो है, उसमें इस विषय को लेकर के क्या सोच है। तो समकालीन वैज्ञानिकों का मत है कि हम बचपन में जो बनते हैं वही जीवन भर बने रहते हैं। फ्रायड, ये एक मनोवैज्ञानिक हैं, फ्रायड ने प्रमाणित किया है कि सामान्य और असामान्य व्यवहारों का रहस्य बचपन की अनुभूतियों में छिपा होता है। हम जीवन भर जो व्यवहार करते हैं, जैसे हमारा व्यक्तित्व होता है, जैसा बिहेवियर होता है, जिस तरह का हमारा संघात, व्यवहार संघात होता है यानी कि बिहेवियर पैटर्न होता है, हमारा बोलने का तरीका होता है, हम अंतर्मुखी हैं कि बहिर्मुखी हैं। अंतर्मुखी यानी कि जो कम बोलते हैं, अपने आप में संकुचित रहते हैं। बहिर्मुखी जो ज़्यादा बोलते हैं, दूसरों से संवाद करते हैं, जो मिलनसार होते हैं, घुलनसार होते हैं, उस तरह के लोग। तो इन सब का कारण बचपन ही होता है। और ये कौन कहते हैं? फ्रायड। वॉटसन क्या कहते हैं? वॉटसन ने बच्चों को मनोनुकूल बना सकते हैं। अब वॉटसन क्या कह रहे हैं कि बच्चों को मनोनुकूल बना सकते हैं। हमारा जैसा मन है ना कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ये बने, ऐसा बने, हम वैसा बना सकते हैं हर हालत में, कहकर बचपन की महत्ता घोषित की है। अब एक बात सोचो कि अगर कोई वैज्ञानिक कह रहा है कि बच्चों को आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बचपन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। बचपन की जो महत्ता है, जो उसकी एक इम्पोर्टेंस है, वो बता रहे हैं कि बचपन ही सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी तो बस उसका रिजल्ट है। अब जवानी, जैसे हम जवानी का जिक्र कर रहे थे कि जीवन जवानी में या उसके बाद या उससे पहले का कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि यही जीवन है, बाकी तो बस उसका इंतज़ार करना है। तो
सबसे ज़रूरी तो यही है, ये बचपन का रिजल्ट ही तो होता है जवानी, उसके उसमें जो हमने सीखा जो किया वही तो उसमें हमें देखने को मिलेगा उसके बाद। उनके अनुसार उचित वातावरण और प्रशिक्षण से किसी भी बच्चे को किसी भी दिशा में विकसित किया जा सकता है। एक बच्चा बड़ा होकर अपराधी बनेगा या फिर वैज्ञानिक बनेगा या फिर एक एक प्रोफेशनल बनेगा, इस पे डिपेंड करता है कि उसका बचपन में वातावरण कैसा था और उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। तो ये है हमारे बचपन का महत्व, जो कि इस स्लाइड से हमने समझा। अब हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान की परिभाषा, कि बाल मनोविज्ञान है क्या, और इसकी परिभाषा यानी कि इसको शब्दों में व्यक्त करके हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बाल मनोविज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा है जो बाल जीवन के विभिन्न पहलुओं का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करती है। अब देखो, वैज्ञानिक अध्ययन, ये हमारे और आपके सिलेबस में कई बार ये शब्द आएगा। वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब यही होता है कि वैसे तो अध्ययन का मतलब क्या होता है, किसी विषय के बारे में जानना, सीखना, ऑब्जर्वेशन करना, निरीक्षण करके एक तरह से एक अनुमान बनाना, एक निर्णय लेना कि अच्छा ये है, ये या ये हो सकता है। वैसे तो हम सभी को कभी ना कभी ये करते ही हैं, अध्ययन करते हैं, निर्णय लेते हैं, अपने मत बनाते हैं कि अच्छा ये हो रहा है तो इसका मतलब ये है। लेकिन वैज्ञानिक निर्णय का मतलब है कि एक तो किसी भी चीज़ के परीक्षण में, उसकी जांच में, उसके सैंपल में हमें किसी तरह की अशुद्धि नहीं रखनी होती है। यानी कि हम किसी के बिहेवियर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी किसी न किसी काम से ही पता लगेगा ना हमें। क्या क्या हो अगर वो काम ही एक तरह से, जिस सैंपल को हमने लिया वही गलत निकले, तो क्या हमारा रिजल्ट सही होगा? नहीं ना। तो वैज्ञानिक पद्धति में हम एक तो सैंपल जो ले रहे हैं, जो नमूना ले रहे हैं जांच के लिए किसी भी चीज़ का, वो गलत नहीं हो सकता। दूसरा, जो निर्णय लेते हैं वो तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर होना चाहिए, ना कि ऐसे ही जो परंपरा या आम मान्यता होती है उसके आधार पर। तो बाल मनोविज्ञान क्या है? एक ऐसी शाखा है विज्ञान की जो मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है। देखो, मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे विज्ञान आते हैं, जैसे कि बुढ़ापे का मनोविज्ञान भी तो होता होगा ना, कि बूढ़े लोग क्या सोचते हैं, उनका मानसिक स्तर कैसा होता है, मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या क्या करते हैं। जवानी में भी होती है एक तरह से, जो बीमार लोग होते हैं उनकी भी मानसिकता है। तो मनोविज्ञान बहुत बड़ा विषय है, इसके अंतर्गत छोटे छोटे पार्ट हैं। तो सबसे पहले बच्चे का जो जीवन है, सबसे पहले यही आता है जीवन में, बाल्यकाल ही। तो बाल विज्ञान, और आपका जो पेशा होगा भविष्य में, आप जब एक प्री प्राइमरी, प्री स्कूल टीचर बनेंगे तो आपका जो जीवन है वो बच्चों के आसपास गुजरेगा, तो आपके लिए इसको पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा है जो बाल जीवन के विभिन्न पहलुओं को, ये बाल जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं लाइफ में, एक चीज़ तो होती नहीं है ज़िंदगी में, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करती है। व्यवस्थित यानी कि एक सीरीज से, एक श्रृंखला से, एक तरह से पूरी ऑर्गेनाइज करके, उसको व्यवस्था में फिट करके। ऐसा नहीं कि बेतरतीब थोड़ा कहीं से पढ़ लिया, देख लिया, ऐसे उड़ता उड़ता, ये नहीं। उसका पूरा, जैसे हम सिलेबस की बुक पढ़ते हैं उस तरह से पूरा जीवन पढ़ना ही बाल मनोविज्ञान है। यह विज्ञान बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक से मतलब शरीर से जुड़ा हुआ, मानसिक यानी कि मन और दिमाग, इससे जुड़ा हुआ, संवेगात्मक जो हमारी भावनाएं होती है, काम, क्रोध, लोभ, जैसे जैसे गुस्सा, प्रेम, दया, ये सब, इन सब की, और सामाजिक विकास की जटिल प्रक्रियाओं को समझने में प्रयास करता है। सामाजिक विकास यानी कि दूसरों के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, समाज में हमारा बिहेवियर, हमारा एक तरह से आचरण किस प्रकार का रहता है, तो उन सब जटिल चीज़ों को ना अध्ययन करते हैं हम। ठीक है। विधायक विज्ञान के रूप में, अब विज्ञान के भी कई प्रकार होते हैं, तो विधायक विज्ञान के रूप में हम बाल विज्ञान से क्या समझते हैं? बाल मनोविज्ञान एक समर्थक या विधायक विज्ञान है जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का वास्तविक अध्ययन जन्म काल से परिपक्वता तक करता है। यह क्या होना चाहिए की बजाय क्या है का अध्ययन करता है। देखो, आपके सिलेबस में विज्ञान की दो शाखाएं हैं, ठीक है, मतलब विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है। एक तो विधायक विज्ञान हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया आदर्श निर्धारित, ठीक है, आदर्श निर्धारण विज्ञान। तो आदर्श निर्धारण का मतलब है कि अच्छा क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अब आपने अपने छोटी कक्षा में पढ़ा हुआ कि आदर्श विद्यार्थी पर एक लेख लिखो। तो आदर्श विद्यार्थी मतलब ऐसा विद्यार्थी जिस प्रकार का विद्यार्थी समाज हमसे चाहता है कि एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। ये आदर्श निर्धारक जो विज्ञान है वो क्या कहता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है।
जबकि विधायक विज्ञान है, जिस जो बाल मनोविज्ञान है वो भी एक विधायक विज्ञान है। तो बाल मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? जो वास्तव में है ना, बच्चा जैसा है, जिस प्रकार का है, उसका अध्ययन करता है। ये नहीं बताता कि आपको कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो विधायक विज्ञान के रूप में बाल मनोविज्ञान की जो परिभाषा है वो ये है। अब विकासात्मक दृष्टिकोण, बाल मनोविज्ञान में विकासात्मक दृष्टिकोण क्या है? चूंकि यह विकास का अध्ययन करता है, इसे विकासात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। यह विभिन्न आयु स्तरों पर होने वाले परिवर्तन एवं क्रमबद्ध विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अब बाल मनोविज्ञान में हम करते क्या हैं? छोटे बच्चे, 1 महीने के बच्चे से लेकर के, जैसे जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता, जन्म से लेकर तब तक हम उसका अध्ययन करते हैं। तो इस दौरान क्या हुआ होता है बच्चे के साथ? बच्चे के साथ होता है विकास, और विकास से भी वो आगे बढ़ता है बचपन से जवानी की तरफ अग्रसर होते हुए। तो विकास का ही अध्ययन हुआ बाल मनोविज्ञान। समय के साथ, विकास के साथ उसका मनोविज्ञान भी बदलता है, तो उसका अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है, जब तक वो एक बच्चा रहता है, जब तक एक वयस्क नहीं बन जाता। तो इसको विकासात्मक विज्ञान भी कह सकते हैं, ये भी एक दृष्टिकोण है। अब आधुनिक शोध परिप्रेक्ष्य बाल मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, समकालीन विद्वान इसका अध्ययन गर्भकाल से ही प्रारंभ करना उचित मानते हैं, क्योंकि गर्भ अवस्था के दौरान भी महत्वपूर्ण विकास होता है, जो जन्म के बाद भी व्यवहार को प्रभावित करता है। अब देखो, गर्भावस्था के समय ही विकास हमारा प्रारंभ होता है, तो अगर ये विकास की इतनी कड़ियाँ हैं, इसीलिए तो विकासात्मक दृष्टिकोण से इसको विकासात्मक विज्ञान कहते हैं। और विधायक विज्ञान का क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ वो जो चीज़ ग्राउंड पे है, जो बच्चे में है, उसका अध्ययन करता है, वो बताता है कि ये बच्चा कैसा है, क्या है। ये नहीं बताता कि इसको कैसा होना चाहिए, रूल नहीं बना रहा है इस यहाँ पे ये विज्ञान। अब हम देखते हैं विज्ञान का प्रकार, और यहाँ पे ये बताया गया है, जो डिटेल मैंने अभी आपको बताई, कि आदर्श निर्धारित विज्ञान जो होता है, नॉर्मेटिव, जो नॉर्म्स बनाता है, यानी कि रूल बनाने वाला विज्ञान जो होता है, वो ये बताता है अध्ययन का सार क्या होता है उस विज्ञान का, कि क्या होना चाहिए पर आधारित है। अब नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र में तो हमेशा यही बताया गया होगा ना कि ये नीति सही है, ये गलत है। नीति मतलब प्लानिंग से नहीं है यहाँ पे, नीति मतलब हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो आदर्श हैं, सही गलत का जो भाव है वो तय करने वाला शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र तो हमें यही बताएगा ना, ये चीज़ सुंदर है, ये चीज़ कुरूप है, ये गलत है, ये सही है। तो वो सब पहले से ही बता के रख देते हैं कि ये सही होता है, ये गलत होता है, ऐसा आपको होना चाहिए। जबकि जो विधायक या समर्थक विज्ञान होता है ना, वो वास्तविकता या जो उपस्थित है उसका वर्णन करता है। बस एक तरीके से न्यूज़ की तरह होता है, डिटेल बताता है कि ये चीज़ जो है वास्तव में वो कैसी है। अब इसका जो उदाहरण है वो बाल मनोविज्ञान है। भौतिक शास्त्र, आपने न्यूटन के गति के 3 नियम पढ़े होंगे। ये न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, उनके बारे में बता रहा है, जस्ट न्यूज़ की तरह हमें डिटेल दे रहा है कि अच्छा ये न्यूज़ है, ऐसा है। ये तो नहीं कह रहा ना कि न्यूटन के गति के जो 3 नियम हैं वो ऐसे ऐसे होने चाहिए जबकि ऐसे हैं, ये तो नहीं बता रहा। तो ये विधायक या समर्थक विज्ञान है। तो ये विज्ञान के 2 प्रकार हमने देखे। इसके बाद बाल मनोविज्ञान का विषय विस्तार। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या विषय पढ़ते हैं? जैसे बाल मनोविज्ञान तो एक बड़ा चैप्टर हो गया, वैसे बाल मनोविज्ञान अपने आप में एक, जो ये मान लो साइकोलॉजी है ना, तो साइकोलॉजी के अंतर्गत एक जो टॉपिक आता है वो आता है चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी। अब चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर भी तो बहुत सारे बिंदु आते होंगे, ये बिंदु हम चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। व्यवहार का विकास, बाल व्यवहार का स्वरूप, आविर्भाव और कर्मिक विकास की प्रक्रिया का सूक्ष्म अध्ययन। बाल व्यवहार का स्वरूप क्या है, कैसा होता है बाल व्यवहार, आविर्भाव, उसमें क्या क्या परिवर्तन, चेंजेस, क्या कुछ होता है वो पढ़ते हैं। कर्मिक विकास की प्रक्रिया, यानी कि समय के साथ साथ विकास कैसा, क्या क्या होता है उसमें परिवर्तन, वो पढ़ते हैं बाल व्यवहार के अंतर्गत। मानसिक प्रक्रियाओं में भाषा कैसे सीखता है बच्चा, संवेग यानी कि उसके इमोशंस कैसे होते हैं, भाव यानी कि उसकी फीलिंग्स, और संवेग एक तरह से वो भी होते हैं जिनमें हम रिएक्शन करते हैं, जैसे गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया, दया हो गया। वो प्रत्यक्षीकरण यानी किसी चीज़ का परसेप्शन कैसे हम बिल्ड करते हैं, किसी चीज़ को देखकर कैसा महसूस करते हैं, कैसा समझते हैं, उसके बारे में अपनी क्या राय बनाते हैं। स्मृति यानी मेमोरी, चिंतन यानी सोचने समझने का हमारा जो सिस्टम है, उसकी उत्पत्ति का विकास जो है उसका अध्ययन मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत करते हैं। और ये मानसिक प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती है? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। इसके बाद सामाजिक प्रभाव, शिक्षण, परिवार और समाज के कारण व्यवहार में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण।
इन सब शिक्षण के कारण, यानी टीचिंग जो बच्चे को मिलती है उसके कारण, परिवार के कारण और समाज के कारण, उसके व्यवहार में, इन सब को देख करके वो क्या सीखता है, फिर व्यवहार में जो परिवर्तन आता है ना, उसको भी हम पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। और अब है समस्यात्मक व्यवहार। अब समस्यात्मक व्यवहार में क्या क्या पढ़ा जाता है? तुतलाना, डरना, मानसिक व्याधियाँ यानी कि मेंटल प्रॉब्लम्स। बच्चा कुछ बच्चों में ऐसी होती है जो सोचने समझने में अक्षम होते हैं, थोड़ा उनकी मानसिक बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू कम होती है, या एक प्रकार से जो मेंटल प्रॉब्लम्स किसी भी प्रकार की होती है उनको बचपन में, तो वो अध्ययन भी हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और असंतुलित अभियोजन यानी माल एडजस्टमेंट। अभियोजन से यहाँ पर एक प्रकार का मतलब है कि बैलेंस, अगर हम इसको समझना चाहें, जिनका बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है उसके कारणों की पहचान भी हम इसमें करते हैं। चरित्र निर्माण, खेल कूद से चरित्र निर्माण होता है। व्यक्तित्व, नैतिकता के मूल्य जो हमने ऊपर देखे, और मूल्यों का समग्र विकास कैसे होता है, बच्चे अपनी धारणाएं, अपने नैतिक जो नियम हैं वो किस प्रकार बनाते हैं, तो उसका अध्ययन भी हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। संज्ञानात्मक विकास, उसकी बुद्धि, उसमें लॉजिक जो है, तर्क है, दिमाग लगाने की क्षमता, सही गलत, और एक तरह से अगर समझे तो जो मैथमेटिकल है, जो तरीका होता है दिमाग का सोचने समझने का, परखने का, वो भी इसके अंतर्गत आता है। समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, और सृजनात्मकता का अध्ययन यानी कि उसकी क्रिएटिविटी, बच्चा कितना क्रिएटिव है, अपने स्तर पर कैसे चीज़ों को सुलझाता है, नई चीज़ें बनाता है, कितना रचनात्मक है, वो हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषय जो हैं, ये कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े। और अब आप देखिए, बाल मनोविज्ञान का मुख्य विषय बाल मन है ना। बच्चे का जो मन है, उसका मस्तिष्क है, उसकी जो सोच है, उसको हम पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बालक की विभिन्न शक्तियों, प्रतिक्रियाओं और विकास के विविध आयामों को समझा जाता है। उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या उसके पास क्षमताएं हैं, प्रतिक्रिया, किसी चीज़ को लेकर के वो क्या रिएक्शन देता है, कैसी प्रतिक्रिया करता है, कोई उसके साथ अगर कोई घटना होती है, उसके आसपास कोई घटना होती है, उसका हम अध्ययन करते हैं। तभी तो हम जान पाएंगे ना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। विकास के विभिन्न आयामों को समझा जाता है। विकास जब होता है तो उसके क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं विकास के, जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास। तो उस तरह से हम उसमें ये समझते हैं बाल मनोविज्ञान में। ये इस स्लाइड में हमने जो भी जाना है उसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किन किन चीज़ों को कवर करते हैं बच्चे के जीवन से हम बाल मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मन और शरीर का घनिष्ठ संबंध होने के कारण बाल मनोविज्ञान शारीरिक पहलुओं की भी गहन जानकारी प्राप्त करता है। आपने एक लाइन अवश्य सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर मन स्वस्थ नहीं है तो अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके मन में भी उलझन होगी, परेशानी, चिंता, भय होगा ही होगा। तो इसी प्रकार अगर हम बच्चों के बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बच्चों का अगर मन पढ़ते हैं, बच्चों के मन का अध्ययन करते हैं, और मन अगर शरीर से प्रभावित होता है तो हमें शरीर के पहलुओं की भी गहन जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे की निरंतरता प्रभावित करते हैं। क्योंकि मन जो है वो शरीर से संचालित होता है। इसके बाद बाल मनोविज्ञान का ध्येय, इसका जो है गोल क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, इसका एम क्या है, इसमें हमें क्या मकसद है, उद्देश्य जो है उसका, वो पढ़ते हैं हम कि उद्देश्य क्या है बाल मनोविज्ञान का। तो बाल मनोविज्ञान का एकमात्र और सर्वोच्च लक्ष्य बच्चों के व्यवहार को वैज्ञानिक पद्धतियों से समझकर, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धतियाँ हमने देखी कि वैज्ञानिक पद्धतियाँ और वैज्ञानिक तरीके क्या होते हैं, उन्हें नियंत्रित, यानी कि अब अगर हम बच्चों के मन के बारे में जानते हैं कि उनका मन किस परिस्थिति में क्या क्या व्यवहार करता है, तो हम एक प्रकार से उस परिस्थिति को नियंत्रित करके उनके मन को नियंत्रित कर सकते हैं और फिर मार्गोपदेशित कर सकते हैं, यानी कि उनका हम एक तरह से डायरेक्शन कर सकते हैं, उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, समझा सकते हैं, या फिर एक तरह से दिशा दे सकते हैं उनके जीवन को। अब पूरा जीवन ही बचपन पर निर्भर है, तो जो बचपन में हमें जो सुझाव मिले होते हैं, जो निर्देश मिले होते हैं, वो ही पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। और भविष्योन्मुखी बनाना,
अब देखिए, एक माता पिता है जो चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर कामयाब व्यक्ति बने, समाज में उसकी पहचान हो, उसकी नाम हो, और वो स्वावलंबी यानी कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। लेकिन ये सब चीज़ें किस पर निर्भर करती है कि उसके बचपन में उसका क्या उसके साथ क्या व्यवहार हुआ, क्या वातावरण उसको मिला, उस सब पे निर्भर करता है। अगर वो इस तरह के लोगों में रहा है जिनके सामाजिक मूल्य ठीक नहीं हैं, चोरी करना, झूठ बोलना, ईमानदारी से जीवन नहीं जीना, मेहनत नहीं करना, तो वो भी ऐसा ही बनेगा, है ना। तो उस तरह के व्यक्ति से इस तरह की उम्मीदें करना गलत होगा। अगर वो व्यक्ति उच्च सामाजिक आदर्श वाले लोगों के साथ रहा होगा तो उसका जीवन भी उच्च आदर्श वाला होगा। वो भी ऐसी चीज़ों में मानेगा कि अपना काम स्वयं करो, अपना जो भी है अपने दम पे बनो, कुछ बनना है तो मेहनत करो, आगे बढ़ो, सामाजिक मूल्यों का पालन करो, तो वो भी जीवन में कुछ ना कुछ कर लेगा। तो बचपन में अगर ये सब होता है तो उसी पे सब डिपेंड करता है कि जीवन उसका कैसा होगा। इसीलिए उसको नियंत्रित और मार्गोपदेशित यानी कि सुझाव देने, उसमें उसको कंट्रोल करके उसको एक तरह से रिमोट की तरह उसे उसके जीवन को अगर नियंत्रित करना है तो उसके बचपन को नियंत्रित करके उसको वो सुविधाएं, वो वातावरण, वो माहौल देना ज़रूरी है जो एक सामाजिक मूल्य वाले उच्च आदर्श वाले व्यक्ति के जीवन में होता है। और तभी वो भविष्योन्मुखी बनता है, यानी कि भविष्य के अनुसार भविष्य में जाके कामयाब व्यक्ति बनेगा या नाकारा बनेगा, वो उसकी जो नींव है वो बचपन में ही पड़ जाती है, ताकि वे एक सफल, समायोजित और उत्पादक सामाजिक प्राणी बन सके। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के अगर कोई व्यक्ति कामयाब होकर के मान लो डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर को आप कामयाबी मानेंगे ना, या इंजीनियर बन जाता है, पायलट बन जाता है, तो वो समाज के काम ही तो आ रहा है, सामाजिक प्राणी, और समाज को अपना कुछ दे रहा है योगदान, ऐसे व्यक्ति तो कामयाब कहे जाते हैं। तो ये उसका कारण होता है, तभी हमें ये नियंत्रण, मार्गोपदेशन, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब नियंत्रण क्या है इसको समझ लेते हैं। वैसे तो हम कर ही चुके हैं। सफल सामाजिक प्राणी बनने के लिए बच्चों के व्यवहार को समुचित रूप में नियंत्रित करना, यह नियंत्रण दमनात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक मार्गदर्शन पर आधारित होता है। ऐसा नहीं कि बच्चा खेलने के लिए कह रहा है तो उसको पीट के हाथ में पुस्तक दे करके आप बिठा दो, ऐसा नियंत्रण नहीं। उसको आप ऐसा माहौल दो जहाँ पे वो पढ़ने को खुद ही प्रेरित हो जाए, उसको ऐसे इंसेंटिव दो कि तुम पढ़ोगे तो तुम्हें साइकिल मिलेगी। उस प्रकार के नियंत्रण को नियंत्रण कहते हैं। अगर बचपन में मेहनत की आदत नहीं पड़ेगी तो जीवन भर वो एक तरह से काम को टालता रहेगा, आलसी, नाकारा और निठल्ला व्यक्ति ही बनेगा। मार्गोपदेशन, अगर गाइडेंस की बात हो ही रही है तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। व्यवहार को समुचित और रचनात्मक दिशा प्रदान करना ताकि समाज में अभियोजन सरल और स्वाभाविक हो सके। एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों का, जो ज़्यादा ऐसे चिड़चिड़े होते हैं और एक तरह से जो नखरे वाले होते हैं, या फिर जो कहते हैं ना कि घर में लाड प्यार से मम्मी पापा ने रखा हुआ है तो ये ऐसे तरह से टकरे करता है। इस तरह के लोग जो हैं बाहर समाज की जो कठिन परिस्थितियाँ उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते, तो उस तरह की गाइडेंस भी होनी चाहिए। बच्चों को आत्मनिर्भर और निर्णय लेने में सक्षम बनाना। अगर सब कुछ एक अच्छे खासे समय तक उनके माता पिता ही उनके लिए निर्णय लेंगे और उनके लिए सब कार्य करेंगे या उनको किया कराया मिलेगा, तो वो खुद निर्णय लेने या अपना कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे। तो उसके लिए मार्गोपदेशन या गाइडेंस आवश्यक है। भविष्यवाणी, अब देखिए ये बाल मनोविज्ञान के 3 महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, नियंत्रण, मार्गोपदेशन और भविष्यवाणी। किसी बच्चे के इन 2 पहलुओं को देख करके कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, कैसा वातावरण उसको मिल रहा है, इससे भविष्यवाणी की जा सकती है कि उस बच्चे का भविष्य कैसा होगा। बच्चे के वर्तमान वातावरण, व्यवहार पैटर्न यानी कि जो संघात है, व्यवहार संघात या व्यवहार पैटर्न, और विकासात्मक प्रवृत्तियों के आधार पर उसके भावी जीवन के बारे में वैज्ञानिक पूर्वानुमान लगाना और उसी के अनुसार हस्तक्षेप की योजना बनाना। हस्तक्षेप की योजना, अगर कोई बच्चा ऐसा दिख रहा है भविष्यवाणी या एक तरह से अनुमान के दौरान कि ये तो बड़ा होकर के अपराधी बनने की संभावना इसकी ज़्यादा है, तो उस समय उसके मामले में हस्तक्षेप करके उसके वातावरण को परिवर्तित किया जाए। उसमें जो जरूरी परिवर्तन है वो करके उसके जीवन की जो महत्वपूर्ण समय जो उसका बचपन होता है उसमें उस चीज़ का प्रभाव कम से कम कर दिया जाए। यही है हस्तक्षेप। ठीक है, क्यों आवश्यक है ये सब चीज़ें? बच्चा जैसा बचपन में बनता है वैसा ही जीवन भर रहता है। दोषी बच्चों के व्यवहार में मूल कारणों को समय रहते जानबूझकर दूर करना अत्यंत आवश्यक है। कई बच्चे लड़ाकू, मारपीट वाले होते हैं ना, तो उनके व्यवहार को बचपन में ही दूर कर देने वाला होता है। जो अपने छोटे बच्चों को, अपने से कमज़ोर बच्चों को डराते धमकाते हैं, तो ऐसे ही बच्चे बड़े होकर अपराधी या
असामाजिक तत्वों के रूप में परिवर्तित होने का उनका जो है पॉसिबिलिटी या संभावना ज़्यादा रहती है। अब ताकि वे भविष्य में इस असामाजिक तत्व या अपराधी नहीं बने, देखिए सेम चीज़ वही है कि हस्तक्षेप पहले हमें नियंत्रण करना होगा अपने मन चाहे उनके चरित्र के निर्माण के लिए, फिर गाइड भी करना होगा, और अगर भविष्यवाणी करने का मतलब है कि उसके हिसाब से अनुमान भी लगाना है कि ये अगर है तो इसका परिणाम उसके जीवन में, भावी जीवन में क्या होगा। अब अध्ययन की प्रारंभिक कठिनाइयाँ एवं विधियाँ, जो बाल मनोविज्ञान है उसके अध्ययन में क्या क्या प्रारंभिक विधियाँ और कठिनाइयाँ आई थी बाल मनोविज्ञान अध्ययन के शुरुआत में या इस विषय के आरंभ काल में, तो उसको हम समझ रहे हैं। अब देखिए, मनोविज्ञान में विधि का अर्थ है अध्ययन विषय की सटीक व्याख्या के लिए प्रदत्त के संग्रह का व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीका। बाल मनोविज्ञान के विकास में प्रारंभ में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मनोविज्ञान में जो विधि है ना, यहाँ पे विधि मतलब मेथड या ऐसा दूसरे विज्ञानों की तरह नहीं है। यहाँ पे जो डेटा मिलता है हमें बच्चों के जीवन से, एक बच्चे से दूसरे बच्चे से या बच्चों के ग्रुप से, उसके जो संग्रह करना और उनको व्यवस्थित करना, उनका जो वैज्ञानिक तरीका है उसको विधि कहते हैं। तो अब दृष्टिकोण का अभाव इसमें किस प्रकार की कठिनाई है वो देखते हैं। बच्चों को केवल छोटा वयस्क समझना उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की विकासात्मक चरणों की अनदेखी है। प्राचीन समय में एक प्राचीन, ज़्यादा प्राचीन की बात भी नहीं है, मतलब अगर हम देखें इसमें मध्यकाल में बच्चों पे अध्ययन शुरू हो गए थे, तो उस समय क्या माना जाता था कि बच्चा जो है बड़े इंसान जैसा ही है, यानी कि जो सियाना व्यक्ति होता है उसके जैसा ही है, पर उसके हाथ पैर उसका शरीर छोटा है, बाकी दिमाग में कोई फर्क नहीं होता है, वैसे ही सोचता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग, उसकी मानसिकता, उसका जो बिहेवियर पैटर्न या उसकी एक तरह से साइकोलॉजी है वो बिल्कुल अलग होती है। उसकी रचनात्मकता होती है, उसमें क्यूरियोसिटी होती है, उसमें प्रश्न पूछने की जो क्षमता है वो जिज्ञासु होता है। तो बड़े व्यक्ति का दिमाग थोड़ा अलग तरीके से चलता है, मनोविज्ञान अलग होता है, छोटे बच्चों का मनोविज्ञान अलग होता है। प्राचीन काल में या पुराने समय में ये सोच थी कि छोटा वयस्क यानी कि मिनिएचर अडल्ट है, एक पूरा व्यक्ति जैसा ही होता है बच्चा, पर उसका शरीर छोटा है बस। तो ये गलत धारणा थी। नमूनों का अभाव, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों तक शोधकर्ताओं की पहुंच की गंभीर कमी। छोटे बच्चे, अपना बच्चा कौन दे देगा व्यवहार करने के लिए, नहीं दे देगा ना जानकारी कि हम वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, आपके बच्चे पर रिसर्च कर रहे हैं, आपका कल जो बच्चा पैदा हुआ है हमें दे दो। ऐसा तो पुराने समय में ये व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आजकल क्या है, अस्पतालों और घरों में प्रवेश की सीमाएं थी पहले, और आजकल अस्पतालों में जो है प्रसव होते हैं, डिलीवरी होती है, तो उससे जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको एक प्रकार से मौका मिल जाता है मनोवैज्ञानिकों को कि बच्चों के जीवन का बिल्कुल प्रारंभिक काल से ही मनोवैज्ञानिक अध्ययन वो कर सकें। ये पहले समस्याएं थी बाल मनोविज्ञान की स्टडी करने में, उनके लिए जो स्पेसिमेन है, जो नमूना एकत्रित करने। अब ये विज्ञान हमने जैसे समझा कि ये एक प्रकार से नियम बनाने वाला विज्ञान नहीं है, एक प्रकार से जो है उसका वर्णन करने वाला विज्ञान है। तो वर्णन करने वाले विज्ञान का वर्णन करेगा कहाँ से, जब उसको नमूना ही नहीं मिलेगा, जब उसको स्टडी करने को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये कमी थी, बच्चे उपलब्ध नहीं हो पाते थे अध्ययन के लिए। तो आज के समय में इसमें क्या परिवर्तन और क्या कुछ हुआ है वो हमने देखा। विशेषज्ञों की कमी, प्रारंभ में यह अध्ययन केवल कॉलेज के दार्शनिक अध्यापकों तक ही सीमित था। विशेषीकृत प्रशिक्षण का अभाव, मतलब जो चाइल्ड साइकोलॉजी है या बाल मनोविज्ञान है, इसके विशेषज्ञ जो होते हैं, जो इसके इसी विषय के जो लेखक, इसी विषय के जो विद्वान होते हैं वो काफ़ी कम थे, और इसका अध्ययन भी सीमित ही था, कॉलेजों में और दार्शनिक अध्यापकों द्वारा ही सीमित था, जो एक बड़े स्तर के एकेडमिक और स्कॉलर होते हैं उन तक सीमित था। लेकिन आज ये संभव है। आज आप भी देखो साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, इंटरनेट का माध्यम है हमारे पास, पुस्तकें हैं, तो कोई भी एक अच्छा माता पिता बनने की चाह में कोई भी व्यक्ति चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ सकता है। तो पहले ये अभाव था। अंतर्निरीक्षण का अभाव, छोटे बच्चे स्वयं के मन को निरीक्षण और विश्लेषण नहीं कर पाते थे, जो वयस्क मनोविज्ञान की मुख्य विधि थी। वयस्क पहले क्या ये भी था कि बड़े होने के बाद जो अपने निर्णय हैं, अपने बचपन की जो स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, उनको लिख करके वो बाल मनोविज्ञान को समझने का प्रयास होता था। लेकिन बचपन की यादें कितनी हमें रह पाती है, कितनी मेमोरी रह पाती है बचपन की। तो ये पूरी तरह से जो समस्याएं थी वो हमने देखी। अध्ययन करने के रास्ते में जो रुकावट थी वो हमने देखी प्राचीन काल में।
प्राचीन काल से मेरा उद्देश्य मेरा कहने का मतलब है कि इसको लगभग आप मान सकते हैं 1600 से हमारे आज तक के समय से, या फिर 1900 से समय तक के बीच, ये 300-400 साल जिसमें हमें जागरूकता बढ़ी विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर एक तरह से बच्चों के बारे में जानने के लिए। अब हम कुछ विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। विप्रयोग विधि, यह विधि सबसे पुरानी और प्रारंभिक विधि है। वैज्ञानिकों ने अपनी व्यक्तिगत स्मृति और कल्पना के आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अब देखो, बचपन की जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, जो बाल मनोविज्ञान है, उसका अध्ययन, उस पर कार्य तो बहुत पहले से शुरू हो गया था, और जैसे जैसे समय बदला इसके लिए नई नई विधियां आती गई। अब किस समय में कौन सी विधि आई, उसके क्या क्या परिणाम हुए, क्या कुछ हुआ, उसमें क्या क्या था, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली विधि तो आर्म चेयर विधि ये थी। आर्म चेयर विधि में क्या है, जिसने जो समझा वही उसने लिख दिया। इस तरह से क्या है कि अपनी बचपन की यादों को लिख कर के भी सबके लिए रूल बना दिया कि अच्छा बचपन में तो ये होता है, बच्चा ऐसे सोचता है। ठीक है, प्लेटो, लॉक और रूसो ने इसका उपयोग किया। इसमें दोष क्या है? अब ऐसा करने से हमें सब बच्चों के बारे में थोड़ी पता लग सकता है, और उतना वैज्ञानिक तरीका भी नहीं है कि आप अपने बारे में लिख दो, अपने बचपन के बारे में लिख दो, या किसी दूसरे से थोड़ा बहुत पूछ करके लिख दो, या समाज में जो बातें चलती है बच्चों के बिहेवियर के बारे में, बच्चों के व्यवहार के बारे में, वो लिख के बता दो कि अच्छा जी ये तो बाल मनोविज्ञान है, मैंने पूरा ये विज्ञान लिख दिया। तो उसमें तो दोष ही दोष होंगे ना। वैसे तो दोष है, यह प्रत्यक्ष निरीक्षण पर आधारित नहीं है। मतलब सामने से देखा बच्चे को और फिर उसके लिखा, मतलब पुरानी यादें घिसे पिटे तरीके से। आर्म चेयर का मतलब यही होता है कि एक तरीके से रिलैक्स्ड, ज़्यादा लोड नहीं लेना, गलती हो गई तो हो गई, हमने लिखा है वही सही है। ठीक है, तो प्राचीन समय में यही होता था और लोग मान भी लेते थे, क्योंकि लोगों की जो सोच है, धारणाएं हैं, वो उतनी वैज्ञानिक नहीं थी। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से अविश्वसनीय, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। आज की जो विधि है वो वैज्ञानिक विधि है, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। और दूसरा जो है वो है चरित्र लेखन पद्धति। अभिभावक द्वारा बच्चे के स्वाभाविक वातावरण में दैनिक व्यवहारों को डायरी में व्यवस्थित रूप से अंकित करना। कुछ माता पिता होते हैं जो बच्चे के जन्म के समय से डायरियां लिखते हैं कि आज मेरे बच्चे ने ये किया, आज ऐसे बिहेवियर किया, हमने उसको ये खिलौना दिया, वो खेलने लगा, ये सब लिखते हैं। तो उससे क्या होता है, एक प्रकार से व्यवस्थित चीज़ें उसके रिकॉर्ड बन जाता है पूरा, और फिर उससे हमें पता लगता है कि अच्छा बच्चा ऐसे बड़ा होते होते ऐसे ऐसे क्रिया करता है, ऐसे उसमें परिवर्तन हो जाते हैं। ये चीज़ें जीवन के साथ साथ बच्चे में आगे बढ़ती है। और अगर बच्चा मान लो कि खिलौना रखा है उसके सामने और वो ऐसे खेल रहा है, इस तरह की क्रिया कर रहे हैं, तो उससे हम अनुमान लगाते हैं कि अच्छा उसके दिमाग में ये चल रहा होगा, इसका कारण ये होगा। ठीक है, तो बच्चे को देख करके हम ये विधि, मतलब ये विधि है जो बच्चे को सामने देख करके उसका जो रिकॉर्ड है वो रखा जाता है। उसकी जो एक तरह से जो चीज़ें हैं उसको अंकित करना, उसको लिखने का जो मेथड है वो है चरित्र लेखन। इससे विकासात्मक, यानी कि समय के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, वैसे वैसे इसमें चीज़ें लिखी जाती है। एक क्रमबद्ध रिकॉर्ड रहता है, एक सीरीज से, एक लाइन से पूरा रिकॉर्ड वितरण तैयार हो। दोष क्या है इसमें? वैज्ञानिक सटीकता का अभाव है और केवल शिक्षित बुद्धिमान माता पिता तक सीमित। अब ऐसा तो है नहीं कि हर माता पिता को, सारे तो नहीं लिखते ना ऐसा कि पूरी दुनिया में जितने माता पिता हैं सब डायरी लिखते हैं, रिकॉर्ड मैनेज करते हैं। हालांकि वो कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होता, वो उनके स्तर तक ही होता है। पर बहुत सारे बुद्धिमान माता पिता और शिक्षित माता पिता ये कर पाते हैं। बहुत सारे तो करते ही नहीं है कि रहने दो, हमें क्या मतलब, ठीक है बच्चा बड़ा हो रहा है, हमारी डायरी किसी ने नहीं लिखी, हम क्या लिखें। तो इसकी ये कमियां हैं इस विधि की। अब आत्मचरित्र लेखन प्रश्नावली विधि एवं प्रश्नावली विधि। आत्मचरित्र लेखन विधि में जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, आत्म मतलब खुद का, चरित्र लेखन यानी कि व्यक्ति खुद लिखे, जब वो लिखने समझने लायक हो जाए तब। तो आत्मचरित्र लेखन विधि देखते हैं पहले। इसे पूर्व प्रभावी पद्धति या रेट्रोस्पेक्टिव मेथड भी कहते हैं। इस विधि में व्यक्ति अपनी स्मृति के आधार पर बचपन के अनुभवों, घटनाओं और भावनाओं को विस्तृत इतिहास लिखता है। बचपन में जो भी उसके साथ हुआ वो उसको जवानी में आके याद आता है कि अच्छा लिख देते हैं चलो। अब प्रमुख विद्वान इस विधि के कौन से हैं? लेयर्ड हैं जिन्होंने 1923 में कुछ लिखा होगा। हरलोक तथा क्लॉइन है जो 1934 में इन्होंने कुछ किया। इस विधि का व्यापक उपयोग किया, मतलब अच्छे खासे तरीके से इन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा और उसके आधार पर नियम और एक तरीके से एक समझ विकसित करने की कोशिश की कि जो बाल मनोविज्ञान है वो कैसा क्या होता है। ठीक है, मुख्य दोष। अब दोष तो इसमें अगर अब आपको इसके बारे में पूछा जाए कि इसके क्या दोष हो सकते हैं,
तो एक तो जाहिर सी बात है कि बचपन में जो भी हमारे साथ हुआ वो सब चीज़ें हमें याद नहीं होती हैं, तो उसको कितना सही कितना गलत माना जाए। और एक तरह से इसमें बायसनेस आ जाती है, पार्श्विकता आ जाती है कि व्यक्ति जो लिखना चाहेगा वो लिखेगा। और ऐसा तो है नहीं कि सब चीज़ें लिखेगा, कुछ भूल भी जाएगा। तो देखिए, स्मृति दोष पहला ही बिंदु है। स्मृति दोष, मानव मस्तिष्क सुखद घटनाओं को अधिक समय तक याद रखता है। दुख सुख में से सुख ज़्यादा याद रहता है, दुख याद नहीं रहता, जबकि दुखद या कष्टप्रद अनुभव धीरे धीरे भुला दिए जाते हैं। यह चयनात्मक स्मरण शोध की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। देखिए, जीवन के दो पहलू होते हैं, कहते हैं ना, सुख और दुख दोनों भाई होते हैं, ये दोनों आते हैं, ठीक है, सुख और दुख। अब ये पूरा जीवन है। अब हम लिख रहे हैं जीवन में बाल मनोविज्ञान पर एक लेख, और हम क्या है कि अपने जीवन में जो सुख सुख की यादें हैं वो सब लिख देते हैं, और दुख वाली भूल गए होते हैं तो वो लिख ही नहीं पाते हैं। तो क्या हमने पूरा जीवन जो है वो कवर कर लिया? उसके अंतर्गत हमने पूरे जीवन के जो प्रवृत्तियां हैं उन सबको समझ लिया? नहीं, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। तो एक तरह से इसका ये दोष हो गया, जबकि दुखद या कष्टप्रद अनुभव धीरे धीरे भुला दिए जाते हैं। यह चयनात्मक स्मरण यानी कि सेलेक्टिव मेमोरी की एक प्रकार से इसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। अब जब एक ही साइड के बारे में हमें पता है तो हमें दूसरे साइड के बारे में पता ही नहीं है, तो पूरा जीवन हम नहीं जान सकते, है ना। पूरे जीवन का एक ओवरऑल जो छवि है, एक ओवरऑल अंदाजा है, वो हम नहीं निकाल सकते। अब हम देखते हैं प्रश्नावली पद्धति को। यह विधि बच्चों, शिक्षकों या संरक्षकों से व्यवस्थित प्रश्न पूछकर व्यापक डेटा एकत्र करने पर आधारित है। प्रश्नावली पद्धति में क्या होता है कि एक आपको, या आप स्कूल के लेवल पर या परिवार के लेवल पर या एक तरह से मोहल्ले के लेवल पर बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये बताओ, तुम्हें अगर ये खिलौना दिया तो क्या करोगे तुम, ये मतलब कौन सी मिठाई तुम्हें पसंद है, कौन सा फूल तुम्हें पसंद है, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। तो इससे उसके मन की जो स्थिति है ना, उसका अंदाज़ा लगता है। अब अगर किसी का फेवरेट खिलौना ही बंदूक हो तो ज़्यादा संभावना है कि वो उग्र प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ के उनकी मन की स्थिति का अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये होगी प्रश्नावली पद्धति यानी कि क्वेश्चनियर मेथड। और इस विधि में जो कुछ वैज्ञानिक है, जी स्टैनले हॉल है, बोस्टन स्कूल के बच्चों पर 123 प्रश्नों का प्रयोग किया गया। ये बोस्टन स्कूल है अमेरिका में, और इस पे 123 प्रश्न पूछकर बच्चों से प्रयोग किया गया, और फिर उनका आंकड़े निकाल करके स्टैटिस्टिकल मेथड से पता लगाया गया कि एक औसत क्या निकलता है बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक दशा है उसका। बर्नीज इस विधि से व्यवस्थित विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लॉन्ग ने 1989 में संरक्षकों के माध्यम से बच्चों के 57 अवांछित व्यवहारों का विस्तृत अध्ययन किया। अवांछित जो अनचाहे हैं, ऐसे 57 व्यवहार बच्चों के लॉन्ग ने उनके अभिभावकों, संरक्षकों यानी उनके माता पिता है जो उनकी देखरेख करने वाले हैं ना, उनसे पूछ करके 57 ऐसे व्यवहार नोट किए जो कोई नहीं चाहता कि बच्चा करे। तो ये लॉन्ग ने किया था, और ये प्रश्नावली पद्धति से। तो प्रश्नावली पद्धति में ये है कि बच्चों से ही पूछा जाता है और उनके अभिभावकों से ही पूछा जाता है। जैसे क्योंकि अभिभावक, माता पिता जो देख रेख करते हैं वो बचपन से उसके साथ होते हैं, तो लगभग उनको पता होता है उसके जीवन की महत्वपूर्ण बातें, या जो जो भी करता है वो हमेशा उनकी नज़रों में रहता है। तो अब देखिए विशेष तथ्य। पाइल्स के शोध के अनुसार एक बच्चे वाली माताएं अधिक सटीक और विस्तृत जानकारी देती हैं। अब एक बच्चा उसका ज़्यादा लाडला होता है, ज़्यादा ध्यान रखती है और ज़्यादा उस प्रकार से उसमें मानसिक रूप से उसमें लगी रहती है वो माताएं, तो वो ज़्यादा ध्यान रख पाती है अपने बच्चे का एक तरह से, और ज़्यादा प्रेम भी उसको होता है क्योंकि इकलौती संतान होती है। तो वो ज़्यादा सटीक जानकारी देती है क्योंकि वो ऑब्जर्व भी ज़्यादा अच्छे से करती है। तो ये है बाल मनोविज्ञान की जो कुछ विधियाँ हमने पढ़ी। अब देखिए गुण और दोष पढ़ते हैं। कम समय में अधिक संख्या में बच्चों का अध्ययन संभव, ये आत्मचरित्र लेखन विधि के जो हैं दोष और गुण हम पढ़ रहे हैं। कम समय में अधिक बच्चों का अध्ययन कर सकते हैं। एक साथ 100 बच्चों को आपने क्वेश्चंस पूछे और 100 बच्चों के जीवन के बारे में जान लिया। जबकि कुछ विधियां जो प्रत्यक्ष लेखन वाली, चरित्र लेखन वाली विधियां हैं, उसमें सामने से देख करके बच्चे को तो एक समय में कितने ही बच्चों का कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, पर इसमें बहुत सारा डेटा हमें मिल जाता है ना। माता पिता से महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक डेटा प्राप्त होता है। माता पिता से जब हम सवाल जवाब करते हैं, ये तो बच्चों वाला तरीका हो गया, बच्चों से प्रश्न पूछ करके, और ये है माता पिता से प्रश्न पूछते हैं। अगर मान लो 10 साल का जिनका बच्चा है उनसे प्रश्न पूछते हैं तो वो 10 साल की डिटेल आपको 1 घंटे में दे देंगे। तो बहुत सारे समय में दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म का डेटा प्राप्त होता है।
व्यापक क्षेत्र को कवर करने में सक्षम और लागत प्रभावी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कम पैसे में ये काम हो सकता है। एक बच्चे को आप 10 साल तक बैठ करके अध्ययन करोगे, उसके पूरे जीवन के लिखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, और एक उसके माता पिता से बात कर लो 10 साल का, वो वैसे ही डिटेल आपको बता देंगे। तो ये तो है आत्मचरित्र लेखन, नहीं ये है प्रश्नावली विधि के गुण हैं, ये आई एम सॉरी प्रश्नावली विधि के गुण हैं, आपको ये समझना है, ठीक है। छोटे बच्चे प्रश्न नहीं समझ पाते। अब 2 साल का बच्चा, उसको आप बताओ तुम्हारा फेवरेट रंग कौन सा होता है, वो रंग जानता है, रंग पहचानता है, पर उसको ये नहीं पता कि ये जो अक्षर जो लिखा हुआ है रंग, इसका मतलब ये ऐसा लाल पीला काला ऐसा होता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है, अक्षर ज्ञान नहीं होता है, तो वो कुछ गलत सलत भर देगा। अब उसको पूछा रंग के बारे में है, उसने लिख दिया अपने खाने के बारे में, मिठाई के बारे में, तो वो एक समस्या है। किशोर अक्सर अपने व्यक्तित्व को छिपाने या बेहतर दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं, ये है ना। अगर हमें समझ हो गई है थोड़ी बहुत, 15-16 साल की उम्र में आपसे सवाल पूछेंगे कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपको अपने घर में सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, और एक तरह से ऐसे जो भी सवाल है उनको लगता है कि यार ये तो मेरी पोल खुल जाएगी अगर मैं सब सच बता दूंगा, तो वो झूठ भी बोलेंगे, तो उनसे इस तरीके से फिर सही जानकारियां भी नहीं मिल पाती। अनपढ़ या कम शिक्षक माता पिता इसका उपयोग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमने माता पिता से जानकारी लेने वाला तरीका निकाला था ना, तो अनपढ़ माता पिता से कैसे आप जानकारी लोगे, जो ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने, वो बस जैसे तैसे उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा कर दिया। तो ये इस विधि की समस्याएं हैं। अब वैज्ञानिक पद्धतियाँ, मानसिक एवं व्यक्तिगत निदान, वैज्ञानिक पद्धतियाँ भी है इसमें कुछ, तो वैज्ञानिक पद्धतियों में हम समझते हैं इस वैज्ञानिक मन समिति पद्धति, साइकोमेट्रिक मेथड, ठीक है। इस वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता और व्यक्तित्व का मानकीकृत परीक्षण, अब उसकी बुद्धि कैसी है, उसकी क्या क्या रुचि है, उसकी हॉबी क्या है, कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, अभिक्षमता, उसकी दिमाग की क्षमता कितनी है, व्यक्तित्व का मानकीकरण, ये सब परीक्षण करके किया जाता है। अल्फ्रेड बीने ने सन 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण का ऐतिहासिक निर्माण किया, जिसमें बाल मनोविज्ञान में क्रांति ला दी। बुद्धि लब्धि परीक्षण से ऐसे छोटे छोटे टेस्ट होते हैं जिनसे पता लगाया जाता है कि बच्चे में कितनी बुद्धि है, कितना दिमाग वो लगा पाता है, एक तरह से मानसिक क्षमता क्या है उसकी। तो ये किसने किया था, 1905 में अल्फ्रेड बीने ने किया था। विशेषता, परिणाम अत्यंत विश्वसनीय, वैध और प्रमाणीकृत होते हैं। इन परीक्षणों को विभिन्न आय समूहों पर व्यापक शोध के बाद मानकीकृत किया जाता है। व्यक्तिगत निदान पद्धति से हम देखते हैं, ये विधि फ्रायड द्वारा यह विधि फ्रायड की प्रसिद्ध मनोविश्लेषण पद्धति का संशोधित और बाल केंद्रित रूप है। ये फ्रायड ने विकसित की थी, फ्रायड जो बाल वैज्ञानिक हैं, बाल मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने विकसित की थी। और विश्लेषण यानी एनालिसिस करते हैं, वो चीज़ को देखते हैं, फिर सोचते हैं उसके बारे में, फिर उसका अनुमान लगाते हैं। संशोधित यानी उसमें परिवर्तन भी हुए हैं समय के साथ साथ। और बाल केंद्रित रूप है इस विधि का, यानी कि बच्चों पर ही केंद्रित है, बच्चों के बारे में ही है ये विधि। यह विशेष रूप से असंतुलित, समस्याग्रस्त या समायोजन में कठिन अनुभव करने वाले बच्चों के लिए गहन अध्ययन के लिए उपयोगी है। व्यक्तिगत निदान जो पद्धति है, उस पद्धति में ऐसे बच्चों का अध्ययन ज़्यादा किया जाता है जो थोड़े से अविकसित बच्चे हैं, या उनमें किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक समस्या है, जो प्रभावित बच्चे हैं उनके लिए। खेल चिकित्सा, प्ले थ्योरी जो है, अन्ना फ्रॉयड ने इस अभिनव तकनीक को अपनाया। धूल, मिट्टी, पानी, खिलौनों और कला सामग्री के माध्यम से बच्चों के अवचेतन मनोभावों, आंतरिक द्वंद्वों और दमित इच्छाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है। खेल पद्धति से भी जान सकते हैं हम। एक बच्चे को आप 2 खिलौने दे दो, और उसमें से वो कौन सा खिलौना उठाता है उस पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से, उसका मनोविज्ञान है, उसका मन कैसा है, वो क्या सोचता है, और उसका निर्णय जो निर्णय होता है उसके पीछे कोई दिमाग में क्रिया होती है ना, दिमाग में जो डेटा हमारे होता है, एक संरचना होती है, उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। तो इन 2 खिलौनों में से बच्चा जो खिलौना उठाएगा वो उसकी मनोवृत्ति के बारे में बता देगा। अन्य विशेषज्ञ हैं, विटमर हैं, 1896 में पहला बाल मार्गदर्शन क्लिनिक स्थापित किया। इन्होंने हॉस्पिटल ही खोल दिया था उस समय में, कि बाल मनोविज्ञान को मार्गदर्शन करना, बच्चों को एक तरह से समझना, उनको मार्ग निर्देशित करना। आर्मस्टर 1943 और कोन ने भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब नियंत्रित निरीक्षण पद्धति सबसे वैज्ञानिक उपागम, इसमें देखते हैं हम 2 विधियां हैं। नियंत्रण निरीक्षण पद्धति, ये भी एक विधि है, ऊपर 2 हमने जो पढ़ी उसकी तरह।
यह चरित्र लेखन पद्धति का ही अत्यधिक विकसित, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप है, जिसमें बच्चों के व्यवहार का अध्ययन नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। नियंत्रित निरीक्षण विधि। अब नियंत्रण निरीक्षण विधि में, अब ये जो विधियां हैं ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान को समझने के लिए हमें कोई तरीका तो लगाना पड़ेगा ना, बच्चों को निरीक्षण करना, उनको देखना, तभी हम उनको जान पाएंगे एक तरह से। उनको जो सैंपल जो लेते हैं बच्चों के डेटा का, कि किस तरीके से बच्चों का व्यवहार होता है, किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार होता है। तो नियंत्रण निरीक्षण परिस्थिति में क्या है कि जो माहौल है ना बच्चे के आसपास का, ऐसा बना दो कि जैसे लाइट कम कर दो, ज़्यादा कर दो, अंधेरा कर दो, ठंड बढ़ाओ या गर्मी बढ़ा करके चेक करो कि इस परिस्थिति में वो कैसा व्यवहार करता है। तो आसपास का जो वातावरण है, माहौल है, सब चीज़ों को परिवर्तन कर करके, एडजस्ट कर करके देखना होता है कि इस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता है, इसमें कैसा करता है, उसमें कैसा करता है। तो उसमें सब कंडीशन में पता लग जाता है। अब एक ठंडे इलाके में पैदा होने वाले बच्चे और एक रेगिस्तान में पैदा होने वाले बच्चे का बिहेवियर अलग अलग होता होगा, है ना। एक ही स्थिति को लेकर के, अगर बारिश होगी तो ठंडे इलाके वाला बच्चा उसमें अलग तरह से रिएक्ट करेगा, और एक जो रेगिस्तान में रहने वाला बच्चा है अलग तरह से रिएक्ट करेगा। तो इससे प्रभाव तो पड़ता ही है ना उनके मनोविज्ञान पर। तो वो जो तरीका है वो यहाँ पे चेक होता है कि आसपास का माहौल ही नियंत्रित कर लो। अब इसमें देखो, नियंत्रित वातावरण की स्थापना तापमान, प्रकाश, ध्वनि और अन्य भौतिक तरीकों को सटीक रूप से नियंत्रित किया जाता है। स्वाभाविक व्यवहार का निरीक्षण। एक तरफा पर्दा से वन वे स्क्रीन के पीछे बच्चों को प्रतिक्रियाओं का अवलोकन। एक चीज़ देखिए, अब मान लो ये जो वैज्ञानिक है और यहाँ पे एक ये बच्चा है। अब ये इस बच्चे को देख करके इसके जो मनोविज्ञान है उसका निरीक्षण करना चाहता है, उससे सैंपल लेना चाहता है, चेक करता है ये कि बच्चा किस तरह के व्यवहार करता है, कैसी उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है। अगर बच्चा इसको देखेगा ना तो उसको देख करके इसका व्यवहार बदल जाएगा। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें एक तरफ पर्दा डाल दिया जाए, जिसे बच्चा अपने नॉर्मल वातावरण में रहे, वो किसी को देख नहीं पाए, और उसको जो निरीक्षक है वो देख पाए, जिससे उसके व्यवहार का अंदाजा हमें लग सकता है। अब स्वाभाविक व्यवहार का निरीक्षण ये है कि स्वाभाविक तरीके से व्यवहार कर पाए बच्चा, नहीं तो अगर आप उसके सामने 2-4 लोग दिखते होंगे उसको तो उसका व्यवहार बदल जाएगा। रिकॉर्डिंग और दस्तावेजीकरण। चलचित्र, कैमरा और ऑडियो उपकरणों से सटीक रिकॉर्डिंग करी जाती है इसके अंतर्गत, जिसमें ऐसी परिस्थितियों में भी उसके डेटा, उसके बारे में जानकारी और अनुमान हमें मिल जाएंगे, जिसकी जानकारी हमें अनुभव आम परिस्थितियों में नहीं होता है। विश्लेषण और तुलनात्मक निष्कर्ष। एकत्रित डेटा का सांख्यिक विश्लेषण और व्यापक निष्कर्ष निकाला जाता है। ये इस विधि का चौथा पॉइंट है कि जो डेटा हमने जो भी लिया, मतलब बहुत सारी परिस्थितियों में बच्चे को चेक किया, जानकारी ली, और फिर एक तरह से उसका विश्लेषण करके एक कैलकुलेशन निकालते हैं हम कि किस तरह से क्या गुंजाइश है, क्या संभावना है, क्या औसत निकलता है किसी भी प्रकार के बिहेवियर का। अब तकनीकी विकास और योगदान। इस विधि का जो तकनीकी विकास है और वो योगदान है वो समझते हैं। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें तापमान, प्रकाश और ध्वनि को नियंत्रित करने वाली पहली प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी, जिसमें बच्चों को इस प्रकार से चेक किया जाता था, उनका निरीक्षण करके उनके बाल मनोविज्ञान को जानने का प्रयास किया जाता था। गैसल। चलचित्र, कैमरा और एक तरफा पर्दा तकनीक का नवाचार किया था किसने? गैसल ने क्या किया, एक रिकॉर्डिंग वाले कैमरे लगाए जगह जगह पे, एक तरफा पर्दा लगाया और तकनीक में नई चीज़ें ला करके उन्होंने बच्चे प्रेक्षकों को देखे बिना स्वाभाविक रूप से व्यवहार कर सकते थे, ये इन्होंने विकसित किया था। देखो, स्वाभाविक व्यवहार का निरीक्षण जो है गैसल ने। और वॉटसन ने क्या किया था, नवजात शिशुओं के संवेगों और सशर्त प्रतिवर्तों का अग्रणी अध्ययन किया था। सशर्त यानी कि कंडीशन के हिसाब से वो किस तरह का व्यवहार करते हैं, उसका अध्ययन वॉटसन ने किया था। संवेग, जो नवजात होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके किस प्रकार के रिएक्शन होते हैं, किस प्रकार के वो एक तरह से अपने भाव, अपने आवेश प्रकट करते हैं, उसका अध्ययन किया। अब आलोचना और सुधार देख लेते हैं नियंत्रण निरीक्षण पद्धति के। आलोचकों का कहना है कि एक कृत्रिम प्रयोगशाला वातावरण बच्चों के व्यवहार को अप्राकृतिक बना सकता है। यानी कि आप कृत्रिम वातावरण में बच्चों को डाल के अप्राकृतिक दे रहे हो, उनको नेचुरल तरीके से जीने का और वो चीज़ें हैं वो एक तरीके से प्रभावित करते हैं वैज्ञानिक ऐसा करके। इस आलोचना को ध्यान में रखते हुए येल विश्वविद्यालय, ये अमेरिकी विश्वविद्यालय है, एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला को सामान्य घर जैसा आरामदायक और परिचित सुसज्जित किया गया, जिससे बच्चे अधिक स्वाभाविक रूप से व्यवहार करें। अब मान लो एक प्रयोगशाला है, एक स्थान है जहाँ पर वैज्ञानिक बैठ करके बच्चों पर प्रयोग करते हैं, उनका
जो डेटा है उनके विषय में जो आंकड़े हैं एकत्रित करते हैं, उनका निरीक्षण कर करके, कैमरे लगा करके, पर्दे लगा करके उसको बिल्कुल घर के जैसा ही बना दें। घर में जो चीज़ें होती हैं वही रख दें, सोफ़ा, बेड, चारपाई, कुर्सियाँ, और घर के जैसा ही आंगन, और सब चीज़ें वैसे ही हों। उसके बाद उसमें बहुत सारे कैमरे, पर्दे और वो सब लगा करके अगर अध्ययन किया जाए तो बच्चे को भी तो नॉर्मल वातावरण मिलेगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो है वैज्ञानिकों को अपनी आवश्यकता के अनुसार डेटा भी मिल जाएगा, उसकी विधियाँ हैं तो उसमें परिवर्तन किए गए। और सबसे पहले कहाँ किए गए? येल यूनिवर्सिटी में किए गए, जो कि एक अमेरिका का विश्वविद्यालय है। अब आधुनिक समय में क्या प्रगति हुई है इसमें? आधुनिक प्रगति है आज की प्रयोगशालाएं उन्नत वीडियो विश्लेषण, आई ट्रैकिंग तकनीक और न्यूरो इमेजिंग का उपयोग करती है, जो बच्चों के विकास की ओर भी गहरी समझ प्रदान करती है। आधुनिक युग में तो ज़्यादातर मशीनों और तकनीकों का प्रयोग होकर के हम ये सब चीज़ें करते हैं। पहले तो हमारे सामने एक ही तरीका था कि बच्चे को देखो, उसका निरीक्षण करो कि बच्चा क्या कर रहा है, और फिर उसका अनुमान लगाओ कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो इस सब में आजकल वीडियो होते हैं जिसमें मशीनें एनालाइज करके बताती है कि अगर बच्चा ऐसे रो रहा है तो उसका क्या मतलब है, इस तरह से हंस रहा है, इस तरह से अगर मुस्कुरा रहा है तो उसका क्या मतलब है। आई ट्रैकिंग, आंखें उसकी देख करके, आंखों को ट्रैक करके तकनीक, और न्यूरो इमेजिंग यानी कि दिमाग की एक तरह से उसके दिमाग का प्रिंट लिया जाता है, उसके दिमाग की रीडिंग की जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग करके उसके दिमाग में किस तरह के भाव कब आते हैं। जब रोता है तो दिमाग का मैप कैसा होता है, उसका जो न्यूरो इमेजिकल जो सिस्टम है वो कैसा होता है, जब हंसता है तब कैसा होता है। तो इन सब चीज़ों से हम ये अध्ययन करते हैं। तो हमने ये सीखा निरंतर निरीक्षण पद्धति के अंतर्गत कैसा माहौल होता है, क्या क्या उसकी विधियाँ हैं, क्या आलोचनाएँ हैं और उसका योगदान क्या है। अब बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं जो माता पिता है और उसके लिए, कि बाल मनोविज्ञान या जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसके लिए माता पिता के लिए क्यों ज़रूरी है। चाइल्ड साइकोलॉजी माता पिता को क्यों पढ़ना चाहिए, बच्चों के व्यवहार को और उनकी जो मनोस्थिति है, उनकी साइकोलॉजी है, उसको जानना क्यों ज़रूरी है। तो वो हम पढ़ेंगे इसमें इन 5 पॉइंटों के थ्रू। बाल मनोविज्ञान माता पिता को बच्चों को सफल सामाजिक प्राणी बनाने में सहायता करता है ना। अगर बचपन में हमने जैसे शुरू में पढ़ा कि बचपन में ही कुछ बुरी आदतें, बुरे व्यवहार बच्चे के अंदर दिखता है तो उसको पहले ही रोक दिया जाए ताकि वो एक असफल सामाजिक तत्व ना बने और अपने जीवन में स्वावलंबी बने और समाज के किसी काम आए और खुद जीवन में तरक्की करे। तो अगर माता पिता ये नहीं करेंगे तो पड़ोसी क्यों करेंगे, है ना। उन्हीं का धर्म बनता है, उन्हीं का दायित्व बनता है ये करने का। इसलिए माता पिता की ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है कि वो अपने बच्चे की साइकोलॉजी, अपनी मानसिकता, उसके मनोविज्ञान को समझे। सामाजिक प्रणाली बनने में सहायता करता है। यह दृष्टिकोण बच्चों के लाल पालन पोषण में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कोमल मन का व्यवहार संस्कार। माता पिता अब समझते हैं कि बचपन में मिले संस्कार और अनुभव जीवन भर बच्चे के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर बच्चा खेलने के लिए कह रहा है तो उसको पीट पीट के किताब दे करके नहीं बैठाना है कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना है। इससे क्या है, वो एक तरह से डरा सहमा या अपने जो भाव हैं वो दूसरों को बताने से संकोच होगा उसको, और एक समय के बाद वो इन सब परिस्थितियों से बचने लगेगा या फिर पूरी तरह से विद्रोही ही हो जाएगा कि हम लो कर लो कुछ, मैं तुम्हारी बात ही नहीं मान रहा। तो ये है दमन के बजाय पूर्ति। अब दमन नहीं करना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं करना, पीट पीट के समझाओ। खिलौना मांग लिया तो उसको पीट दो या फिर कोई बुरा भला कह दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्योंकि इस सब चीज़ों से उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और बचपन में जो अनुभव और जो व्यवहार बच्चे के साथ होता है वही उसके जीवन, जवानी और पूरे चरित्र को प्रभावित करता है। तो बच्चों की स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं और जिज्ञासाओं को दबाने के बजाय उन्हें सकारात्मक तरीके से पूरा करने पर जोर दिया जाता है। अगर ये माता पिता इस बात को समझेंगे ही नहीं तो वो फिर बच्चे का एक बच्चे का अपने अनजाने में ही अपने बच्चे का नुकसान कर बैठेंगे एक तरह से। खेल का महत्व, पहले खेल को केवल मनोरंजन या समय की बर्बादी माना जाता था, अब इसे बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए अनिवार्य माना जाता है। खेल बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेल से बच्चे सीखते भी हैं, सामाजिक जो व्यवहार है उनका दूसरे लोगों के साथ वो भी उसमें भी सुधार आता है। खेल के माध्यम से सामाजिक प्राणी बनते हैं, दूसरों के साथ बोलना, एक भाषा सीखना और जो उनके आवेग संवेग हैं वो भी विकसित होते हैं। अब देखिए, अब जो आंगनवाड़ियाँ हैं उनको सरकार परिवर्तित कर रही है किसमें, खेलशालाओं में, नंद घरों में, प्ले स्कूल्स में। तो वो क्यों कर रही है, क्योंकि ये प्रमाणित हो चुका है कि बच्चा जीवन में ये नहीं है कि बस मेहनत ही मेहनत करनी है, किताबें पढ़नी है, बोरिंग काम करना है। उसका कारण ये है कि सरकार अब समझती है, वैज्ञानिक अब समझते हैं, बाल मनोवैज्ञानिक की सबसे बड़ा योगदान जो है बचपन का है।
तो उनके बचपन को जितना हो सके आनंदमय और खेल खेल में सीखने का तरीका अपना करके उनको आसानी से उनका वो सब करवाया जाए जो उसके जीवन में होना महत्वपूर्ण होता है। स्वावलंबन, अत्यधिक लाड प्यार और निर्भरता को बढ़ावा देने के बजाय बच्चों को छोटी छोटी उम्र से ही आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के गुण सिखाए जाते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना खाना भी स्वयं नहीं खाते, उनको मम्मी हाथ से खिलाती है, ठीक है, छोटे बच्चे, वो बाद में बड़े होकर के एक तरह से अपने पैरों पे खड़े होने में सबसे ज़्यादा कठिनाई उन्हीं बच्चों को आती है। जिन बच्चों का लाड प्यार, जो अकेली संतानें होती हैं, जो एक ही होते हैं, उन बच्चों का लाड प्यार ज़्यादा होता है, तो वो कुछ करते धरते नहीं है, उनको सब कुछ करा कराया मिलता है एक तरह से। सो स्वावलंबन जो है, अपने पैर पे खड़ा होने का जो गुण है, वो बच्चों में होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये अगर चीज़ माता पिता को पता ही नहीं होगी तो वो अपने बच्चे का नुकसान ही कर रहे हैं ना। तो इसलिए जो बाल मनोविज्ञान है उसकी उपयोगिता माता पिता के लिए है। हीन परिज्ञान, अब कोई बच्चा है जिसका शारीरिक किसी तरह से, एक तरह से मान ली शारीरिक क्षमता उसमें कुछ कम है, या फिर किसी बच्चे का मान लो हाथ थोड़ा खराब है, वो सामान्य नहीं है, अगर उस बच्चे के साथ अजीब तरीके से व्यवहार किया जाए, उसको ये बताया जाए अरे ये बेचारा ये तो ऐसा है ऐसा है, तो उसमें हीन भावना आ जाएगी कि यार मैं तो मतलब कुछ कमी है मेरे अंदर। बचपन से ही वो हीन भावना आ जाने के कारण वो क्या है, अपने आप को कम समझने लगेगा, और ऐसे में वो फिर अपनी योग्यता को भी नहीं पहचान पाएगा और उसके लिए कुछ कार्य भी नहीं करेगा। तो शारीरिक या अन्य कमी वाले बच्चों को शर्मिंदा करने या अनदेखा करने के बजाय उन्हें सामान्य व्यवहार और प्रोत्साहन देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, ताकि वो कुछ योग्य, कुछ काम करने लायक बन सकें, ठीक है। अगर ये सब बातें अगर किसी माता पिता को पता है तो वो अपने बच्चों का कम से कम इस तरह से व्यवहार करेगा अपने बच्चों के साथ कि उनका कम से कम नुकसान तो ना हो, अगर फ़ायदा नहीं हो। अगर ये बातें अनजाने में कोई माता पिता करता है तो अपने बच्चे का एक तरह से नुकसान करवा रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए माता पिता के लिए आवश्यक है। शिक्षकों एवं न्यायालय हेतु उपयोगिता, अब जो टीचर हैं, यानी कि आप कल अगर भविष्य में आप जो है प्री स्कूल टीचर बनेंगे तो उसके केस में आपको इस बाल मनोविज्ञान की क्या ज़रूरत है, उसके पॉइंट्स ये हैं। मनोवैज्ञानिक शिक्षण, अब विषय को विद्यार्थी की योग्यता और रुचि के अनुसार पढ़ाया जाता है। कोई बच्चा कमज़ोर है, कोई तेज है, तो उसको उस हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा। सब बच्चों को एक ही तरह से, एक ही लाठी से हाँका जाएगा तो कुछ पीछे रह जाएंगे, कुछ आगे निकल जाएंगे, सबका एक जैसा विकास नहीं हो पाएगा। शिक्षकों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, जिससे शिक्षा अधिक प्रभावी बनती है। दंड का अंत, छोटे अपराधों या गलतियों के लिए कठोर शारीरिक दंड देने की परंपरा समाप्त हुई है। अब शिक्षकों को बच्चों के व्यवहार को समझने और सकारात्मक तरीकों से मार्गदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है ना। दंड देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसको व्यवहार को समझ करके उसमें ज़रूरी परिवर्तन, उसमें एक तरह से दूसरी विधियों द्वारा उसका समायोजन किया जाना और उसका निराकरण होना ज़रूरी होता है। तो शिक्षकों के लिए इसलिए ये कि दंड जो है वो ऐसा नहीं है कि उसकी कोई गलती है या उसने पाप किया। छोटा बच्चा 2, 3, 5, 10 साल का, उसने कोई छोटी बड़ी गलती कर दी तो उसको पीट पीट के नहीं सुधारा जा सकता है। फिर उसमें और भावनाएं उठेंगी, बदला लेने की भावना, कभी नहीं सुधरने की जिद और हट करने की भावनाएं आएंगी। विशेष शिक्षण, मानसिक दुर्बलता या सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की पहचान की जाती है और उनके विशेष पाठ्यक्रम व शिक्षण पद्धतियाँ विकसित की जाती है ताकि वे अपनी आवश्यक क्षमता अनुसार विकसित हो सकें। ये मनोविज्ञान के माध्यम से ही किया जा सकता है, तो इसलिए शिक्षकों के लिए ये पॉइंट भी जरूरी है। शिक्षक प्रशिक्षण, बच्चों का स्वभाव, बाल स्वभाव, जिस विकास के चरणों और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने के लिए, जैसे कि इस सीरीज के पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत कि बच्चों में विकास होते हैं, किस किस उम्र तक वो, उनमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या चरण होते हैं, किस उम्र में बोलना सीखते हैं, किस उम्र में चलना सीखते हैं। तो उन सब को समझते हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों को और शिक्षण को विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य है। ये तो नहीं कि 2 साल के बच्चे को ही हम पुस्तक पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। उसकी जो क्षमता है, परिपक्वता अगर वो प्राप्त नहीं कर चुका है तो उसको हम नहीं पढ़ा सकते हैं। तो वो शिक्षक के लिए जानना जरूरी होता है, जिससे वे बच्चों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सके, ठीक है। तो ये इसलिए शिक्षक के लिए जरूरी पॉइंट है। अब न्याय एवं कानून, अपराधी बच्चे, डेलिंक्वेंट चाइल्ड, बाल मनोविज्ञान की समझ के कारण अब अपराधी बच्चों को वयस्कों की तरह जेल भेजने के बजाय उनके पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिन्हें सुधार गृहों या परिवीक्षण काल में रखा जाता है ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाया जा सके। आपको एक बात पता होनी चाहिए
कि अगर कोई बच्चा 18 साल से कम उम्र का है ना, तो उसको जेल नहीं भेजते हैं हमारे देश में, उसको बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, चाहे कितना ही बड़ा जुर्म हो। तो इसका कारण यही है कि उनको क्या पता, बच्चा है, उसको समझा बुझा कर बाल सुधार गृह में उसके साथ ऐसी मनोवैज्ञानिक एक्टिविटी करवाई जाती है जिससे वो उस अपराधी प्रवृत्ति को छोड़ दे और एक सामान्य जीवन जीने की तरफ अग्रसर हो, उसके लिए प्रेरित हो। तो ये एक है कि अगर जज उसको भी जेल भेज देगा बाकी बड़ों के साथ कि चलो ठीक है सबको समान सजा है, बच्चा है तो क्या हुआ, तो उससे ये नुकसान है, एक सुधार का जो प्रयास है वो नहीं हो पाएगा। विशिष्ट न्यायाधीश, बाल अपराधों से जुड़े मामलों को संभालने के लिए विशिष्ट न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। बच्चों के जो अपराध हैं, बच्चों के द्वारा किए गए अपराध में फैसले सुनाने के लिए जज हैं वो भी अलग ही होते हैं, ताकि वो एक तरह से उस आधार पर मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए निर्णय दे, ताकि बच्चा जो है उसमें सुधार किया जा सके। न्यायाधीश अपराधी बालक के व्यवहार के मूल कारणों को जानने के लिए माता पिता, बाल मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता लेते हैं कि इसने बच्चे ने जो अपराध किया है वो क्यों किया होगा, आखिर क्या रीज़न क्या है इसके पीछे, और फिर उस हिसाब से सुधार के जो प्रयास हैं वो किए जाते हैं। बाल कल्याण, कानून अब बच्चे को सर्वोत्तम हित, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को प्राथमिकता देता है कि बच्चे का सबसे पहले बच्चे का फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा लाभ बच्चे को मिलना चाहिए किसी भी चीज़ का, चाहे वह तलाक के मामले में हो या संरक्षण के मामले में। अब जैसे दो माता पिता हैं, उनका एक बच्चा है, उनमें तलाक होने से बच्चे के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस बच्चे की ज़िंदगी खराब ना हो, उसका भविष्य खराब ना हो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है न्यायालय को नियम और कानून और फैसले अपने देने चाहिए, है ना। बच्चा कह रहा है कि मुझे मम्मी के साथ रखना है और न्यायालय कह दे कि नहीं उसको पापा के साथ रखो, और या फिर वो कहे कि मुझे दोनों के साथ रहना है और फिर उसमें से किसी एक को देते, तो उस पर बच्चे के जीवन पे उसका असर पड़ेगा ना, तलाक होता है या फिर इस तरह के कुछ घटनाएं होती हैं। तो इसलिए न्यायालय को भी बच्चों का मनोविज्ञान पता होना जरूरी है। अब संरक्षण एवं सारांश एवं मूल्यांकन, अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने इस पूरे लेसन में जो भी पढ़ा, बाल मनोविज्ञान की हमारी यात्रा को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए यह संकल्पना मानचित्र इसके आधार, प्रक्रिया, लक्ष्य और अंतिम परिणाम को दर्शाता है। ये हमने देख लिया। बाल मनोविज्ञान, गर्भकाल और जन्म, वैज्ञानिक विधियाँ हमने देखी, नियंत्रण और मार्गदर्शन भी हमने देखा, सफल सामाजिक व्यक्ति बनने का जो हमने जो नियम है, जो क्रिया है, किस प्रकार उसको बनाया जा सकता है, वो हमने देखा। अब आता है आप के लिए ये दो प्रश्न, जिसमें एक तथ्यात्मक प्रश्न है, एक विश्लेषणात्मक प्रश्न है। तथ्यात्मक प्रश्न में आंकड़े पूछे जाते हैं और विश्लेषणात्मक प्रश्न में आपसे पूछा जाता है, आपने इस लेसन में, इस चैप्टर के अंदर जो कुछ भी, अगर आपने पूरी तरह से अलर्ट रह करके इसको समझा है, तो आपको नॉलेज के आधार पर अपने शब्दों में बताना होता है इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए देखते हैं, बाल मनोविज्ञान की किस पद्धति को पूर्व प्रभावी पद्धति, रेट्रोस्पेक्टिव मेथड भी कहा जाता है। तो आप बताइए कि इसमें आपको क्या समझ आता है और इस किस विधि को पूर्व प्रभावी पद्धति कहा जाता है। विश्लेषणात्मक प्रश्न है, वातावरण का नियंत्रण कृत्रिमता ला सकता है ना। हमने जैसे देखा था कि बच्चों को जो है उनके मनोविज्ञान को पढ़ने, उनके मनोविज्ञान को समझने के लिए उनका जो वातावरण है वो बदल के, परिवर्तित करके, फिर कैमरे, पर्दे, ये सब लगा करके उसका अध्ययन करना, उनके वातावरण को परिवर्तन या नियंत्रित करना। कृत्रिमता यानी वो नेचुरल नहीं रहता है, फिर प्राकृतिक तरीका नहीं रहता, एक तरीके से बनावटी माहौल बन जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए आधुनिक प्रयोगशाला, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, आधुनिक प्रयोगशालाओं जैसे येल प्रयोगशाला में क्या सुधार किए गए, क्या सुधार हुआ था, हमने पढ़ा था। आप बता सकते हैं सोच समझ के, और अगर हो सके तो आप इसका जो उत्तर है वो एक नोटबुक और पेन लेकर के लिखने का प्रयास करें, जिससे आपका रिकॉल भी होगा, आपकी मेमोरी टेस्ट होगी और आपका रिवीजन भी होगा। अब ये हमारा वीडियो लेक्चर ये यहीं समाप्त होता है, तो आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लेक्चर नंबर 2 था, अब लेक्चर नंबर 3 भी आएगा, तो तब तक आप इंतज़ार करिए। और आपको इस वीडियो का जो लिंक है, इसके जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अधिक नोट्स और हमारी जो वेबसाइट है, ये आप इस वेबसाइट पर जा कर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं नोट सेक्शन के अंदर। और ये आपके लिए नोट हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बाल मनोविज्ञान केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का विषय नहीं है, बल्कि यह आपके भविष्य और करियर के लिए एक बेहतर समाज के निर्माण की कुंजी है। यहाँ पे अगर हम इसको समझें तो ये कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान जैसे हमने अभी ये चैप्टर किया, ठीक है, आपने इसको रट लिया, इसको समझा नहीं, इसको अपने जीवन में नहीं उतारा और जस्ट परीक्षा के लिए इसको पढ़ करके अगर आप देते हैं, इसका आपको फ़ायदा कम होगा।
पर आपको इसको समझना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। आपके जो बच्चे होंगे भविष्य में, उनके जीवन में जो परिवर्तन होंगे, जो चीज़ें होंगी, उस पर आप इस चीज़ को लागू कर सकते हैं, उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपके लिए वही होगा कि आप इसको अच्छे से समझो और फिर भविष्य में इसका इस्तेमाल भी करो, ताकि हमारा समाज अच्छा बने, हमारा समाज बेहतर बने, है ना। बच्चों से ही समाज बनता है, व्यक्ति से ही समाज बनता है। तो अपने बच्चों का एक तरह से भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इसको आप सीखें भी, और इसे रटने के बजाय व्यवहार में उतारने का प्रयास करें, है ना। मतलब आप एक तरह से जैसे सामान्य जो चीज़ें होती हैं उस तरह से इसको लें। ऐसा नहीं कि अच्छा ये लाइन लिखी है तो मैं इसको रट लेता हूँ, बस परीक्षा तक याद रखना है। इसको गहराई से समझना है। हमारी व्याख्या श्रृंखला में निरंतर बने रहें ताकि इस विषय की आप गहराई समझ सकें। जैसा मैंने आपको कहा कि अगला वीडियो भी आएगा और इसके नोट्स। और एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो का जो है ना, आप फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें हम क्या क्या सुधार किए जा सकते थे, या फिर आपको इसमें क्या त्रुटि या क्या कमी जो है वो लगी। तो आप अपने शब्दों में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ठीक है, धन्यवाद, टाटा।